हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलिफाइड। इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये हमारा कोर्स चल रहा है और अभी हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पढ़ रहे हैं। कल दोस्तों हम लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये पढ़ा था। आज हम उसी सीरीज में जो आगे के एक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। तो आज जो सबसे पहला एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था उसमें ये प्रोविजंस ज़्यादा थे कि इंग्लैंड की जो क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन जो है और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इंग्लैंड से इंडिया की गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल करे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, रादर देन कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए कि जो इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया में काम कर रही है वो अच्छी तरीके से कैसे काम करे और इंडियंस की पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया जाए इंडिया की गवर्नमेंट में। जबकि 1857 में एक रिवोल्ट हो चुका था, फिर भी इस चीज़ को ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इग्नोर किया और इंडियन की पार्टिसिपेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में कोई बढ़ाने के प्रोविज़न नहीं थे। अपनी इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास किया गया, जिसमें कि इंडिया की गवर्नमेंट में इंडियंस के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात की गई। भारत की सरकार में भारतीयों की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, इसमें फिर 1861 में प्रोविजंस दिए गए। उसी क्रम में फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इनमें भी भारतीयों के पार्टिसिपेशन को, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने की बात की गई। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के प्रोविजंस क्या क्या थे। तो इसका जो सबसे पहला प्रोविजन है वो ये है कि इसने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नंबर को बढ़ाया, यानी कि इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया गया, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो ऑफिशियल मेंबर्स की ही थी। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें हैं, एक है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये क्या होते हैं? तो दोस्तों जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको आप आज का पार्लियामेंट देखिए, ऐसा समझिए कि वो पार्लियामेंट है। पूरे के पूरे देश के लिए केवल एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, पार्लियामेंट, जो कि पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। ठीक है ना, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप क्या कह सकते हैं उस टाइम की? पार्लियामेंट कह सकते हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब हो गया स्टेट असेंबली। प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट। जैसे इस टाइम पे हमारा देश बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है, उसी तरीके से उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया थी वो प्रोविंसेज में डिवाइड थी। प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट। ठीक है ना, तो हर एक प्रोविंस में उनकी अपनी एक अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी जिसको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे। ठीक है, तो इन दोनों में ही, सेंट्रल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही, जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, जैसे अभी तो एमपीज होते हैं, एमपीज और एमएलएज होते हैं, सेंटर में एमपीज होते हैं, ठीक है ना, और स्टेट में एमएलएज होते हैं, ऐसे उस टाइम पे मेंबर्स होते थे। ठीक है, ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और दो टाइप के मेंबर्स और होते थे। इनके बारे में मैं आगे के एक्ट में आपको डिटेल में बताऊंगा कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ऑफिशियल मेंबर्स, ये सब क्या होते हैं। अभी आप केवल इतना जानिए कि इस एक्ट में ये कहा गया कि जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है उनको बढ़ाया गया, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो ऑफिशियल मेंबर्स की ही थी। ठीक है, अच्छा, इस एक्ट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनके फंक्शंस को, यानी कि उनके पावर्स को भी बढ़ाया गया। ठीक है ना, उनको ये कहा गया कि आप बजट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जो एग्जीक्यूटिव है उससे। ठीक है, तो उनके फंक्शंस को बढ़ाया गया। तीसरा इसमें मेजर प्रोविजन ये कहा गया कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके रिकमेंडेशन पे कुछ लोगों को वायसराय सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करेंगे, यानी प्रोविंस की गवर्नमेंट कुछ लोगों को रिकमेंड करेंगी, जो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट्स हैं वो, और उन लोगों को वायसराय सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करेंगे। इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिले का शासन है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं और जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वो कुछ लोगों को रिकमेंड करेगी और उन लोगों को फिर जो प्रोविंस का गवर्नर होगा वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करेगा। यानी कुछ लोगों को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करने का प्राविधान था और कुछ लोगों को सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करने का प्रोविजन इसमें बनाया गया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। ठीक है, ये मेजर प्रोविजंस थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के।
नेक्स्ट एक्ट पे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, अब आगे से हम यहाँ से जो भी एक्ट्स पढ़ेंगे वो सबके सब इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को पढ़ने से पहले इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि ये एक्ट आया किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशंस में। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू इंडियंस अपनी बात को ब्रिटिशर्स से कहने लग गए। ठीक है, अच्छा, शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट लीडर्स थे, वो अपनी बात को शांति से कहते थे, जो अंग्रेज कहते थे, ब्रिटिशर्स कहते थे, उन बातों को भी ये लोग सुन लेते थे। लेकिन धीमे धीमे मॉडरेट का जो फेज था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में खत्म होने लग गया और वहां पर एक्सट्रीमिस्ट आने लग गए। ठीक है, कांग्रेस में वो अपनी बात को अंग्रेजों से बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के कहते थे, मार धाड़ के लिए भी चालू रहते थे, बाल गंगाधर तिलक टाइप के जो लोग थे। ठीक है, इन लोगों ने 1906 में अंग्रेजों से कहा कि अब हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, स्वराज चाहिए, हम अपनी सरकार को खुद बनाना चाहते हैं। 1906 में कांग्रेस ने सबसे पहले ये डिमांड ब्रिटिशर्स के आगे करी। उसके पहले 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया ऑन ए कम्युनल बेसिस। हिंदू मुस्लिम के बंटवारे के चक्कर में बंगाल का विभाजन हो गया, बंगाल डिवाइड हो गया। उससे भी अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के मन में बहुत ज्यादा रोष आया, स्वदेशी अभियान चला। ठीक है, विदेशी सामानों को बायकॉट करने का बहुत सारी चीजें हुई। ठीक, उसी ड्यूरेशन में 1906 में शिमला में सर आगा खां के नेतृत्व में, उनके सर आगा खां के लीडरशिप में मुस्लिम लीग के कुछ लीडर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिले और उनसे कहा कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दो। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है ये मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मतलब जो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल थी वो यहां से अब इंटेंसिफाई होने लग गई थी, इंटेंस होने लग गई थी। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए और इंडियंस का ब्रेन वॉश करने के लिए, उनको थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 पास हुआ, जिसमें यह कहा गया कि अब हम इंडिया की गवर्नमेंट में इंडियंस के पार्टिसिपेशन को और ज्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसके प्रोविजंस देखते हैं क्या क्या है। एक तो पहले ये जानिए कि इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। मॉर्ले साहब जो थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो उस टाइम पे इंडिया के वायसराय थे। ये जो मॉर्ले साहब हैं इनको ब्रिटेन में बहुत ही ज्यादा लिबरल माना जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले 1906 में मॉर्ले से ब्रिटेन में मिले भी थे लंदन में और इनसे बहुत सारे सुधारों की गुजारिश करी थी इंडिया की गवर्नमेंट में मॉर्ले से। तो मॉर्ले लिबरल थे और ये चाहते भी थे कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत सारे सुधार हो और इंडिया की पार्टिसिपेशन बढ़े। लेकिन जो वायसराय थे मिंटो, ये तो वैसे ही थे कि फूट करो और राज करो वाली नीति वाले, कि किसी तरीके से हमको इंडिया के ऊपर अपने कब्जे को बढ़ा के ही रखना है। ठीक है, तो इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक, अब इसका जो मेजर प्रोविजन था सबसे पहला वो ये था कि इसने सब्सटेंशियली सेंटर और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ थी उसको बढ़ाया। जैसे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी जो स्ट्रेंथ पहले 16 थी, इसने 16 से 60 कर दिया। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे? 60 होंगे। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, अलग अलग प्रोविंसेस की स्ट्रेंथ अलग अलग थी और उनको उसी हिसाब से बढ़ाया गया। जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यूपी, इनकी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इनको फिक्स किया गया 50 पे, जो कि पहले बहुत कम थी। इसी तरीके से असम, पंजाब, बर्मा, इनकी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी स्ट्रेंथ को फिक्स किया गया 30 पे। इनमें 30 मेंबर्स होते थे। ठीक है ना, तो सबके जो स्ट्रेंथ थी उसको सब्सटेंशियली बढ़ाया गया। ठीक है, और इसमें एक प्रोविजन ये कहा गया कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की भी मेजॉरिटी हो सकती है। ठीक है ना, सेंटर में तो ये कहा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो ऑफिशियल मेंबर्स की ही मेजॉरिटी होगी, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की भी मेजॉरिटी हो सकती है। इसने फर्दर जो फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनको बढ़ाया, जो 1892 में भी हुआ था कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे, बजट को डिस्कस कर सकते थे। ठीक है, इसमें एक आ गया कि वो बजट पे वोटिंग भी कर सकते थे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव से कई को बुला सकते थे, उनसे सवाल, मतलब उनके फंक्शंस को और ज्यादा बढ़ाया गया, उनके राइट्स को और ज्यादा बढ़ाया गया। ठीक, इसके अलावा इस एक्ट में सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें किसी इंडियन को एसोसिएट किया गया।
फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल को छोड़ करके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियन का पार्टिसिपेशन हुआ। इसके जो सबसे पहले मेंबर थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एज ए लॉ मेंबर इसमें ऐड हुए थे। अब दोस्तों इस एक्ट में मैं आपको जो एक एक लाइन बता रहा हूं ये सबकी सब इंपॉर्टेंट है, सबकी सब एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले मेंबर कौन थे जो कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हुए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सब कौन से एक्ट में सबसे पहला इंडियन एसोसिएट की करने का प्राविधान प्रोविजन डाला गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो एक्ट ऑफ 1909। इसी तरीके से जो पहले मैंने आपको बताया ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इन सारी चीजों को आप ढंग से सुनिए और ढंग से समझिए और अपने नोट्स में लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहली बार इंडियन को एसोसिएट करने की बात की गई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एज ए लॉ मेंबर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया गया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूं ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर, जो कि पिछले एक्ट में भी था, इसमें भी है, आगे भी रहेगा। ये क्या है? तो दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थी सेंटर में भी और प्रोविंस में भी। सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जैसे कि आज की पार्लियामेंट, प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब जैसे कि आज की स्टेट असेंबलीज। ठीक है, इनमें जो मेंबर्स होते थे वो 4 कैटेगरी के मेंबर्स होते थे। ठीक है, ये 4 कैटेगरी के मेंबर्स कौन कौन से होते थे? एक तो एक्स ऑफिशियो। ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते थे सेंटर में वायसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और प्रोविंस में गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते थे। कौन कौन? सेंटर में वायसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और प्रोविंसेज में गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। कुछ होते थे जो कि नॉमिनेटेड होते थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे, और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते थे ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, तो इनको नॉमिनेटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहा जाता था, और ये भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते थे, यानी कि वो मेंबर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। ठीक है, उनको नॉमिनेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स कहा जाता था, ऑफिशियल्स कहा जाता था। इसी तरीके से नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स, यानी कि वो मेंबर जो कि नॉमिनेटेड है लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं है, वो होते थे नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स। ठीक है, और जो चौथे कैटेगरी के मेंबर्स थे देवर इलेक्टेड। ठीक है, वो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे। अच्छा, उस टाइम पे जो इलेक्शन होता था वो इनडायरेक्टली होता था। इनडायरेक्टली इलेक्शन क्या, अभी मैं आपको बताता हूं। पहले ये 3 कैटेगरी का समझिए। एक्स ऑफिशियो जो कि बाय डिफॉल्ट मेंबर्स होते थे गवर्नर, वायसराय और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो कि नॉमिनेटेड होते थे। नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स वो मेंबर्स जो कि नॉमिनेटेड होते थे लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं होते थे। ये जो नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स हैं ये अधिकतर ब्रिटिशर्स ही होते थे, क्योंकि अधिकतर सरकारी अफसर जो होते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते थे, वो ब्रिटेन के ही होते थे। और ये जो नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स होते थे ये अधिकतर इंडियंस होते थे। ठीक है ना, इंडियन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए इनको एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर उसमें नॉमिनेट किया जाता था। जैसा कि मैंने आपको पिछले एक्ट में बताया था 1892 में कि उनके नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नंबर को इंक्रीज किया गया, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स की ही थी। पिछले एक्ट में जो मैंने आपको बताया था वो ये हैं। ठीक है, अब ये इलेक्टेड इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? तो जैसे आज का इलेक्शन होता है कि 18 साल के ऊपर का, 18 ईयर्स से ऊपर के जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी रेस के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी सेक्स के हों, वो सबके सब जा करके वोट डाल सकते हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। ठीक है, तो होता क्या था कि जो लोकल गवर्नमेंट होती थी, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते थे, वो अपने एरिया के कुछ लोगों को चुनते थे और एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते थे। ठीक है ना, जैसे यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर हो गया, जमींदार हो गया, जो बड़े बड़े लोग होते थे उनको चुनते थे और एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते थे। ठीक है, ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के लोग थे, ठीक है ना, ये लोग क्या करते थे कि अपनी प्रोविंसेस के लिए, अपनी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कुछ मेंबर्स को चुनते थे, और फिर वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते थे वो फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मेंबर्स को चुनते थे। तो इस वजह से इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता था, ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ सिलेक्टेड लोग ही इसमें, जो एक इलेक्टोरल कॉलेज होता था उससे ही वही लोग जो है अपने मेंबर्स को चुनते थे।
ठीक, ये जो इलेक्टेड होते थे ये कौन कौन होते थे, जैसे बिजनेस चैम्बर्स के लोग हो गए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हो गए, मुस्लिम्स हो गए। ठीक है, मुस्लिम को भी इसमें अलग एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाने का प्राविधान था। ठीक है, तो हाँ, अब मैंने आपको ये इतनी चीजें डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि इसका जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस एक्ट ने सबसे पहले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को का प्रोविजन दिया और एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया मुस्लिम के लिए। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो मुस्लिम किसी कंस्टिट्यूएंसी को मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसी बता दिया जाएगा और वहां से कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, ठीक है ना, और जो मुस्लिम्स होंगे केवल वही उस कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। यानी कि जो वो छोटा सा इलेक्टोरल कॉलेज बनाया भी गया था उसमें वो भी केवल किसका होगा, मुस्लिम्स का ही होगा, और वो मुस्लिम्स उस जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा उसको वोट करेंगे। ठीक है, यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट के लिए केवल मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं, कोई और वोट नहीं कर सकता है। तो ये जो सोसाइटी थी उसको डिवाइड करने का एक और गहरी साजिश थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, इसका यहां के सारे लीडर्स ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। तो दिस एक्ट इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है ना, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कि मुस्लिम कैंडिडेट को केवल मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वही वोट कर सकती है। ठीक है, कोई और धर्म का आदमी मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं कर सकता है। ठीक, तो इससे अच्छा ये एक क्वेश्चन बनता है कि अगर ऐसा इन्होंने कर दिया तो इससे समाज डिवाइड कैसे होगा? भाई इससे समाज डिवाइड ऐसे होगा कि जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, ठीक है ना, वो क्या सोचेगा कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो तो मुझे वोट कर नहीं सकते हैं, तो मैं उनकी भलाई के लिए काम क्यों करूं? मैं केवल जो मुस्लिम जनता है जो कि मुझे वोट कर सकती है, मैं केवल उनकी भलाई के लिए सोचता हूं, उनकी आवाज उठाता हूं। ठीक है ना, तो वो केवल मुस्लिम के लिए काम करेगा, बाकी धर्म के जो लोगों के लिए काम नहीं करेगा। तो जो बाकी धर्म के लोग हैं वो उस कैंडिडेट से नफरत करेंगे, उस कैंडिडेट से नफरत करेंगे तो जो उस कैंडिडेट की जो कम्युनिटी है, जो रिलीजन है, उससे फिर उनकी दूरियां बढ़ेगी। तो एक तरीके से इससे क्या होगा, समाज क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अंग्रेजों ने ये जो प्रोविजन था इस एक्ट में ये लाए ही वो इसीलिए थे कि किसी तरीके से इंडिया की जो सोसाइटी है उसको डिवाइड किया जाए। जो कम्युनल डिवीजन का काम इन्होंने बंगाल के विभाजन से चालू किया था, बंगाल के डिवीजन से चालू किया था 1905 में, उसको इन्होंने फिर यहां पर एक अलग रंग दिया। ठीक है ना, उसको इन्होंने फिर एक्ट में शामिल करके उसको लीगलाइज करने की कोशिश करी कि कम्युनलिज्म को कैसे लीगलाइज किया जाए। ठीक है, ये प्रोविजन करने की वजह से ही जो लॉर्ड मिंटो थे इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेजर प्रोविजंस थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के। ठीक, आइए नेक्स्ट एक्ट पे चलते हैं। ये एक्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारे टर्म्स होंगे जिनको कि आपको समझना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है दोस्तों, 1909 का एक्ट पास हो गया। ठीक है, उसके बाद से फिर क्या हुआ कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी भी आ गए 1916 में। ठीक है, और रॉलेट एक्ट वगैरह पास हुआ और फ्रीडम स्ट्रगल और तेज हुई। ठीक है, तो इंडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया और इसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे जो कि इंडिया की गवर्नमेंट को सुधारने की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसके प्रोविजंस क्या क्या थे देखिए। सबसे पहले तो इसमें यह कहा गया कि जो सेंट्रल का कंट्रोल होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे उसको इन्होंने कम किया और एक तरीके से जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो अपनी सरकार खुद ही चलाएं, उनकी सरकार को चलाने में सेंटर ज्यादा इंटरफेयर ना करे, ऐसे प्रोविजंस इसमें दिए गए। यानी कि सेंटर के कंट्रोल को प्रोविंसेस के ऊपर उसको कम किया गया।
ठीक है, ये कम कैसे किया गया? ये कम ऐसे किया गया कि दो लिस्ट बनाई गई पावर्स की, एक सेंटर की लिस्ट और एक इस प्रोविंशियल की लिस्ट। सेंटर के लिस्ट को सेंटर सब्जेक्ट कहा जाता था और प्रोविंशियल की लिस्ट को प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स कहा जाता था। ठीक है, तो अब ये कहा गया कि जो सेंटर के सब्जेक्ट्स होंगे उनके ऊपर कानून केवल सेंटर बनाएगा, और जो प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स होंगे उनके ऊपर कानून केवल प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी वो बनाएगी। ठीक है ना, सेंटर जो है वो प्रोविंस के सब्जेक्ट के ऊपर कानून नहीं बनाया गया। तो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट इन दोनों चीजों की डिमार्केटिंग की गई। ठीक है ना, जैसे इस टाइम पे भी इंडिया में यही है, 3 तरीके की लिस्ट होती हैं, आप आगे पढ़ेंगे इसमें, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर लिस्ट पे केवल सेंटर बनाता है, स्टेट लिस्ट पे में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको उनके ऊपर स्टेट्स बनाता है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पे भी सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया कि कुछ चीजों पे कहा गया कि इनमें केवल सेंटर ही कानून बनाएगा, कुछ चीजों में कहा गया कि इन मैटर्स पे केवल प्रोविंसेज ही कानून बनाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। तो एक तो ये इस एक्ट का मेजर प्रोविजन था। अब इस एक्ट ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड डायरकी। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डायरकी किस एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ठीक है, डायरकी का मतलब क्या होता है? डायरकी का मतलब होता है ड्यूल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, अब ये ड्यूल स्कीम ऑफ गवर्नेंस कैसे हुई ये बताता हूं आपको। ये जो डायरकी थी ये प्रोविंसेज में इंट्रोड्यूस हुई। सबसे पहले तो आपको एक चीज मैं ये बता देता हूं, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरकी नहीं थी, बल्कि केवल प्रोविंस की जो गवर्नमेंट थी उसमें डायरकी थी। डायरकी का मतलब ड्यूल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये ड्यूल गवर्नमेंट होती क्या है? ये होती है कि फर्दर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, देखो पहले तो सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया सेंटर सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में। ठीक है, सेंटर सब्जेक्ट के ऊपर सेंटर ही कानून बनाएगा, वो अलग बात हो गई। अब जो प्रोविंस के जो सब्जेक्ट्स थे उनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक को कहा गया रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट्स थे इनको 2 अलग अलग बॉडीज जो है वो गवर्न करेंगी। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग बॉडीज गवर्न कर रही है प्रोविंसेस में, इसी वजह से इसको ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा गया, डायरकी कही गई। अब ये 2 अलग अलग बॉडीज कौन कौन सी थी? ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, ये गवर्नर एडमिनिस्टर करता था विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे इनको भी गवर्नर एडमिनिस्टर करता था विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इस टर्म को समझिए, ये है क्या? देखो, ये जो मिनिस्टर्स हैं ये कौन है? ये मिनिस्टर्स जो होते थे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते थे, और उन मेंबर्स में से ही कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता था। ये जो मिनिस्टर बनते थे, ठीक है, ये प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। ये कहा जाता था कि ये जो मिनिस्टर्स हैं ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, इस वजह से ये चुन के आए हैं, ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इस वजह से ये लोगों के लिए जवाबदेह भी हैं, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं। तो इन मिनिस्टर्स को तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता था। इसी वजह से जो ये ट्रांसफर सब्जेक्ट थे जिनको कि गवर्नर गवर्न करता था विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इन सब्जेक्ट्स पे जो गवर्नेंस होती थी उस पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जवाबदेह होते थे। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये सिंपल शब्दों में समझो, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को गवर्नर एडमिनिस्टर करता था विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स। Who were ministers were the part of provincial legislative councils, and these subjects and governor and ministers, they were responsible for the provincial legislative council. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट और गवर्नर और मिनिस्टर्स ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। ठीक है, ऐसे जो रिजर्व सब्जेक्ट थे ये गवर्नर एडमिनिस्टर करता था विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल।
ठीक है ना। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई मेंबर नहीं होता था, बल्कि गवर्नर विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्टर करता था। और इन सब्जेक्ट्स पे जो भी गवर्नमेंट काम करती थी उसके लिए वो लेजिस्लेटिव काउंसिल या किसी भी दूसरी संस्था के लिए, लोगों के लिए जवाबदेह नहीं थी, रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। तो गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू गवर्न दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स पे जो भी काम कर रहे हैं वो गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जवाबदेह नहीं थी। और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे जो भी काम करे गवर्नर और मिनिस्टर्स, उसके लिए वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जवाबदेह होते थे। तो एक तरह ये ड्यूल गवर्नमेंट थी, ये ड्यूल गवर्नेंस की स्कीम थी, इसी वजह से इसको डायरकी कहा गया। ठीक है, ये केवल और केवल प्रोविंसेस में ही लागू की गई। आगे के देखते हैं। तो इस एक्ट ने एक तरफ तो प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस किया, दूसरी तरफ इसने बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। ठीक है, ये सेंटर में इंट्रोड्यूस हुआ। अब ये बाइकैमरलिज्म क्या होता है, डायरकी समझ गए आप, अब आप बाइकैमरलिज्म समझिए। जब किसी भी देश की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जो पार्लियामेंट होता है, उसमें दो हाउसेज होते हैं। जैसे इस टाइम पे हमारी पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, तो अगर दो हाउसेज होते हैं तो उसको हम कहते हैं बाइकैमरलिज्म। बाई का मतलब ये समझिए दो होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी देश की पार्लियामेंट में टू हाउसेज होते हैं तो उसको हम कहते हैं बाइकैमरलिज्म। ठीक है, तो इस एक्ट के पहले सेंटर में केवल एक इंडियन काउंसिल होती थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि सेंटर में जो सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको रिप्लेस किया गया बाइकैमरल लेजिस्लेचर से। ठीक है, और उसमें दो हाउसेज बनाए गए। एक अपर हाउस था जिसको कि काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। ठीक है, इसको आप आज के राज्यसभा की तरह समझिए। अपर हाउस मतलब राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, उस टाइम पे इसको कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट। और एक लोअर हाउस होता था जैसे कि आज का लोकसभा है, और इसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे। यानी कि अब इंडियन काउंसिल में दो हाउसेज हो गई, एक हो गई काउंसिल ऑफ स्टेट लाइक टुडेज राज्यसभा, और सेकेंड इज लेजिस्लेटिव असेंबली लाइक टुडेज लोकसभा। ठीक है, तो दिस एक्ट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और यह प्रोविजन किया गया कि सेंटर की इन दोनों हाउसेज में जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होंगे, दे विल बी चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है ना, इनको चूज करने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक, तो ये एक प्रोविजन इसमें डाला गया। इसका जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो ये है कि जो इसके 6 मेंबर्स थे, किसमें, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ये मैंने आपको बताया था कि 1874 में इसका 6th मेंबर भी ऐड हो गया था वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो कि पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार था। तो अब वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स होते थे। ठीक है ना, हर एक मेंबर्स का अपना एक अलग पोर्टफोलियो होता था, वो अलग डिपार्टमेंट, अलग चीज को मैनेज करता था। अलग अलग पोर्टफोलियोज के लिए हर एक मेंबर रिस्पॉन्सिबल था। तो ये जो 6 मेंबर्स थे, अब इस एक्ट में ये प्रोविजन दिया गया कि इन 6 में से 3 इंडियंस ही होंगे। ठीक है ना, 1909 में केवल एक मेंबर को ऐड किया गया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ठीक है ना, इसमें यह कहा गया कि जो 6 मेंबर्स होंगे, 6 में से 3 मेंबर्स जो हैं वो इंडियंस ही होंगे। ठीक है, लेकिन जो कमांडर इन चीफ होगा, यानी कि जो आर्मी का चीफ होगा, ठीक है, वो ब्रिटिश ही होगा, वो इंडियन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इंडियंस के पार्टिसिपेशन के लिए इसमें यह कहा गया कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर्स इंडियंस होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि जो 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, इसको इसमें और ज्यादा बढ़ाया गया। ऐसे बढ़ाया गया कि जो पहले केवल मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट था, अब इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख्स भी कर दिया, क्रिश्चियंस भी कर दिया, यूरोपियंस भी कर दिया। इन सब के लिए कहा कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आएंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कि जिस धर्म का कैंडिडेट खड़ा होगा उसी धर्म के लोग उसको वोट करेंगे, दूसरे धर्म के लोग उसको वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा कि हम इंडियन सोसाइटी जो है उसको और ज्यादा डिवाइड करेंगे।
ठीक है। अच्छा, ये जो वोटिंग होती थी इस एक्ट में, जो डायरेक्ट वोटिंग चालू हुई, ठीक है ना, ये जो वोटिंग होती थी ये कैसे होती थी, ये लिमिटेड फ्रेंचाइज पे होती थी। लिमिटेड फ्रेंचाइज क्या होता है, देखो दो टर्म होते हैं वोटिंग के लिए, एक होता है लिमिटेड फ्रेंचाइज और एक होता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज में ये होता है कि एक शर्त रख दी जाती है, जैसे एज, एक बैरियर बना दिया और ये कहा कि इस एज के ऊपर जो भी लोग होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के होंगे, किसी भी जात के होंगे, किसी भी लिंग के होंगे, एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी सेक्स, दे कैन कास्ट देयर वोट, वो वोट दे सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, ठीक है ना। और एक होता है लिमिटेड फ्रेंचाइज, जिसमें कि एक कई सारी शर्तें लगाई जाती हैं और जो उन शर्तों को पूरा करता है केवल वही लोग वोट कर सकते हैं, तो इसको कहा गया लिमिटेड फ्रेंचाइज, ठीक है ना। तो इसमें जो वोटिंग होती थी वो लिमिटेड फ्रेंचाइज थी। उसमें जैसे कुछ ये कहा गया कि जिसके पास मिनिमम इतनी प्रॉपर्टी है, जिसने मिनिमम इतना टैक्स दिया हुआ है, जो इतना मिनिमम इतना ज्यादा पढ़ा लिखा है, केवल वही वोट दे सकता है, ठीक है ना। और इसमें कुछ वीमेंस को भी कहा गया कि वो भी वोट कर सकती हैं जो कि इन शर्तों को पूरा कर रही हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेड फ्रेंचाइज इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। ये किसके लिए वोट करते थे, जो सेंटर की इंडियन काउंसिल थी जिसमें कि अब 2 हाउसेस थे उसके लिए, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके जो मेंबर्स थे उनको चुनने के लिए ये डायरेक्ट इलेक्शन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो डायरेक्ट इलेक्शन था ये लिमिटेड फ्रेंचाइज की बेसिस पे होता था। लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब ये था कि बहुत ही कम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, जो कि बहुत सारी शर्तों को पूरा कर रहे होंगे, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी हो, इतना टैक्स हो, इतने पढ़े लिखे हों, ठीक है ना। आज की तरह नहीं कि जो भी 18 साल के ऊपर का हो, चाहे वो गंवार है, पढ़ा लिखा है, अमीर है, गरीब है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी रीजन का है, किसी भी एरिया का है, वो सबके सब वोट डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो अभी सिस्टम हमारे देश में चल रहा है इसको हम यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कहते हैं, और उस टाइम पे जो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इसको लिमिटेड फ्रेंचाइज कहते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेड लोग ही वोट डाल सकते हैं, ठीक है ना। इस एक्ट में क्या किया गया कि एक नया ऑफिस बनाया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। और इस हाई कमिश्नर के पास जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में बैठता था उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस हाई कमिश्नर के पास ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक नया ऑफिस लंदन में बनाया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, ठीक है। इस एक्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाने की मंजूरी दी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल पब्लिक कमीशन बनाई गई, तो ये थी ली कमीशन। 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई थी, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट प्रोविजन था, बड़ा प्रोविजन, वो ये था कि अब यहां से सेंटर और प्रोविंस के जो बजट थे वो सेपरेट हो गए, ठीक है ना। इसके पहले सेंटर और प्रोविंस दोनों के जो बजट थे वो सेम रहते थे, अलग अलग नहीं होते थे। सेंटर था वही एलोकेट कर देता था, ठीक है ना। यहां से सेंटर और प्रोविंसेस के बजट्स को अलग किया गया, ठीक है। और इसका जो एक नेक्स्ट मेजर प्रोविजन था वो ये था, जिसने कि इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें अपना एक अहम रोल निभाया। वो ये निभाया कि इन्होंने ये कहा कि जब इस एक्ट को 10 साल पूरे हो जाएंगे तो हम एक स्टैच्यूटरी कमीशन बनाएंगे जो कि इस एक्ट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा इंडिया में, कि इस एक्ट ने कैसी परफॉर्मेंस दी है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया की जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको इंप्रूव किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो ये दोस्तों थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कुछ मेजर प्रोविजंस, ठीक है। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम आगे के एक्ट्स पढ़ेंगे। आपके मन में दोस्तों कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उन सबके जवाब आपको दे दूंगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप लिख सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे के जो सारे लेक्चर्स हैं उनके इंफॉर्मेशन आपके पास टाइम पे पहुंचता रहे, और वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जितने भी जरूरतमंद हो, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उन सब तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू।